नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में। जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, वो भी माइंड मैप्स के थ्रू। दोस्तों, माइंड मैप को आप लोगों के लिए डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है कि आप लोग को करंट अफेयर्स के बड़े बड़े पैराग्राफ्स और पीडीएफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे माइंड मैप पे छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू कवर कर लिया जाता है। तो अगर आपने अभी तक माइंड मैप को नहीं देखा है तो माइंड मैप को मिस मत करिए। माइंड मैप आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के देखने के बाद वीडियो के बारे में जो भी आपके व्यूज हैं उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानिए। सबसे पहले हम देखेंगे डेली शेड्यूल को कि आज हमें किन किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करना है। तो आज थर्सडे, पर दोस्तों कल मंथली वीडियो अपलोड करने के कारण कल के हम टॉपिक्स कवर नहीं कर पाए थे। तो आज हम पहले कल के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, समिट एंड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एट लास्ट फिर अपन देखेंगे फेस्टिवल्स एंड फेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम पांचों दिनों में से किसी भी दिन कवर नहीं कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा मंथली वीडियो नहीं देखा है तो कल ही हमने मंथली वीडियो अपलोड किया है जिसमें अक्टूबर के जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं बोल सकते हैं, उन सभी को कवर किया है और जिसमें आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन आना जिससे बहुत पॉसिबल है। तो आप एक बार मंथली वीडियो जरूर देखिएगा। आप में ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में। वहां पर जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मंथली वीडियो की पीडीएफ चाहिए या तो डेली वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एज पर द शेड्यूल सबसे पहले हम स्टेट न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस सरकार ने अपने डिजिटल परिवर्तन पहल के हिस्से के रूप में राज्य द्वारा संचालित स्कूलों के लिए डाउट क्लियरेंस बोर्ड की शुरुआत की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने डिजिटल परिवर्तन पहल के हिस्से के रूप में राज्य द्वारा संचालित स्कूलों के लिए डाउट क्लियरेंस बोर्ड की शुरुआत की है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं माइंड मैप के थ्रू। आंध्र प्रदेश डाउट क्लियरेंस बोर्ड। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस डाउट क्लियरिंग बोर्ड्स। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने डाउट क्लियरेंस बोर्ड की शुरुआत की है राज्य सरकार द्वारा जो भी स्कूल चलाए जा रहे हैं उन सभी में, पार्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव। और ये जो डाउट क्लियरेंस बोर्ड है ये सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल परिवर्तन पहल का एक हिस्सा है। प्रमोट स्मार्ट लर्निंग इन स्टेट रन स्कूल्स। तो राज्य द्वारा जो भी स्कूल चलाए जा रहे हैं उन सभी स्कूलों में स्मार्ट लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए इस डाउट क्लियरेंस बोर्ड की शुरुआत की गई है। डेवलप्ड बाय कॉन्वे जीनियस एआई सॉल्यूशन। ये जो डाउट क्लियरिंग बोर्ड है ये कॉन्वे जीनियस एआई सॉल्यूशन द्वारा कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। एड्रेसेस क्वेश्चंस इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ एंड इंग्लिश। तो डाउट क्लियरेंस बोर्ड स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम के तहत किस भारतीय जनजाति को आवास अधिकार प्राप्त हुआ? वह कमार के बाद ऐसा करने वाला दूसरा जनजाति समूह बन गया है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम के तहत बैगा जनजाति को आवास अधिकार प्राप्त हुआ है और वह कमार जाति के बाद ऐसा करने वाला दूसरा जनजाति समूह बन गया है। तो ऑप्शन डी बैगा जनजाति इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को भी देख लेते हैं। बैगा ट्राइब ग्रांटेड हैबिटेट राइट्स इन छत्तीसगढ़। तो हाल ही में बैगा जनजाति को जो कि छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है उसे आवास अधिकार प्राप्त हुआ है। बैगा अ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप रिसीव हैबिटेट राइट अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो बैगा जनजाति को ये जो आवास अधिकार प्राप्त हुआ है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। बैगा इज द सेकंड ट्राइबल ग्रुप इन द छत्तीसगढ़ टू अटेन हैबिटेट राइट फॉलोइंग कामर। कामर जनजाति के बाद बैगा जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ की दूसरी ऐसी जनजाति है जिसे आवास अधिकार प्राप्त हुआ है। सबसे पहले कमार जाति को प्राप्त हुआ है, उसके बाद दूसरे नंबर पे बैगा जाति को आवास अधिकार प्राप्त हुआ है। अबाउट छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। और छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क।
इंद्रवती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि रोजगार के अवसरों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। राजस्थान लॉन्चेस आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। राजस्थान लॉन्चेस आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है रोजगार के अवसरों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए। कोलैबोरेशन विद जयपुर बेस्ड स्टार्टअप हायरफॉक्स फॉर द इनिशिएटिव। और ये जो आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल है, ये जयपुर बेस्ड स्टार्टअप कंपनी हायरफॉक्स के साथ मिलकर राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। पोर्टल एम टू सपोर्ट बोथ जॉब प्रोवाइडर्स एंड जॉब सीकर्स। तो इस प्लेटफॉर्म पर ये जो पोर्टल है, यहाँ पर जॉब प्रोवाइडर, जो जॉब प्रदान करने वाले लोग हैं और जो जॉब प्राप्त करने वाले लोग हैं, उन दोनों को ही सपोर्ट किया जाएगा। प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म फॉर जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज। और ये पोर्टल प्रोवाइड करके राजस्थान सरकार ने एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि सभी को आसानी से समझ में आ जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसमें जॉब रिलेटेड सभी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी। अबाउट राजस्थान, राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं कि राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के सीएम अभी श्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्रा। और राजस्थान के नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट कियोलाडियो मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, अब देश का पहला नेवल वेलोर म्यूजियम किस राज्य में बनाया जाएगा? तो देश का पहला नेवल वेलोर म्यूजियम जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में देश का पहला नेवल वेलोर म्यूजियम जो है वो बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को भी देख लेते हैं। कंट्रीज फर्स्ट नेवल वेलोर म्यूजियम। तो देश का पहला नेवल वेलोर म्यूजियम, नेवल वेलोर म्यूजियम से यहाँ पे मतलब ये है, एक ऐसा म्यूजियम बनाया जाएगा जिसमें देश की जो जल सेना है उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी जिस प्रकार के हथियार वो यूज किया करते थे, वह सभी इस नेवल वेलोर म्यूजियम में दर्शाए जाएंगे। लोकेटेड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में इस देश के पहले नेवल वेलोर म्यूजियम की शुरुआत होने जा रही है। इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियाज 5000 ईयर ओल्ड नेवल हिस्ट्री। तो भारतीय जल सेना की जो 5000 साल पुराने से पहले का जो इतिहास है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, वो सभी इस नेवल वेलोर म्यूजियम में दर्शाई जाएगी। डिस्प्लेस मिसाइल्स, वॉरशिप, टॉर्पीडोज एंड मेमोरेबल रिलेटेड टू इंडियन नेवी हिस्ट्री। तो इस नेवल वेलोर म्यूजियम में इंडियन भारतीय जल सेना की पुरानी जो मिसाइल्स होंगी, वॉरशिप्स होंगी, टॉर्पीडोज होंगी और जो भी पुराने मेमोरेबल इवेंट्स होंगे, उन सभी को दर्शाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे जो है वो गोंडा जिले में खोला गया है। ऑप्शन बी, गोंडा इज द आंसर। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं माइंड मैप के थ्रू। उत्तर प्रदेश फर्स्ट मिशन शक्ति कैफे लोकेटेड इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट। तो उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे जो है वो गोंडा डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है। इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहला मिशन शक्ति कैफे जो है वो शुरू किया गया है। ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स। और ये जो मिशन शक्ति कैफे है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स द्वारा संचालित किया जाएगा या उनके द्वारा मैनेज किया जाएगी इसकी सभी चीजें। सेल्फ हेल्प ग्रुप वो ग्रुप होता है ग्रामीण क्षेत्रों में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें मैक्सिमम 20 लोग होते हैं। उस ग्रुप को सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं और उन्हीं के मेंबर्स द्वारा ये मिशन शक्ति कैफे जो है वो ऑपरेट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव वुमेन एम्पावरमेंट एंड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड टू द स्टूडेंट्स। और इस मिशन शक्ति कैफे का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो ये रहेगा महिला सशक्तिकरण, सबसे पहला उद्देश्य इसका रहेगा। और प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड टू द स्टूडेंट्स। राज्य के जो भी शासकीय स्कूल है वहां पे जो भी बच्चे पढ़ते हैं उन्हें न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड प्रोवाइड करना भी इसका उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में स्विफ्ट पेपरलेस और सेल्फ सर्विस बैंकिंग अनुभव के लिए कौन सा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में
एक्सप्रेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि उसके ग्राहकों को स्विफ्ट, पेपरलेस और सेल्फ सर्विस बुकिंग बैंकिंग का अनुभव करवाएगा। तो ऑप्शन ए एक्सप्रेसवे इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को भी देख लेते हैं। HDFC बैंक एक्सप्रेसवे डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च फॉर पेपरलेस सेल्फ सर्विस बैंकिंग। तो HDFC बैंक ने ग्राहकों को पेपरलेस और सेल्फ सर्विस की सुविधा प्रदान करने के लिए एक्सप्रेसवे डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। HDFC बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। एस्टेब्लिश अगस्त 1994। तो HDFC बैंक का एस्टेब्लिशमेंट अगस्त 1994 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई, HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD एंड CEO शशिधर जगदीशन। तो HDFC बैंक के MD और CEO अभी शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, RBL बैंक द्वारा हाल ही में पेश किए गए शून्य बैलेंस सदस्य आधारित डिजिटल बैंकिंग उत्पाद का नाम क्या है? यहाँ पर RBL का फुल फॉर्म है रत्नाकर बैंक लिमिटेड, जिसकी शाखा देश के बहुत सारे शहरों में है। तो रत्नाकर बैंक लिमिटेड द्वारा हाल ही में पेश किए गए शून्य बैलेंस सदस्यता आधारित डिजिटल बैंकिंग उत्पाद का नाम है गो सेविंग अकाउंट। ऑप्शन ए गो सेविंग अकाउंट इज द आंसर। क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। RBL बैंक गो सेविंग अकाउंट। RBL बैंक ने हाल ही में गो सेविंग अकाउंट अभी लॉन्च किया है। सब्सक्रिप्शन मॉडल, जीरो बैलेंस, तो जीरो बचत खाते के रूप में RBL बैंक ने गो सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है। फैसिलिटेट्स क्विक अकाउंट ओपनिंग विद पैन एंड आधार डिटेल्स। तो RBL बैंक जो है वो गो सेविंग अकाउंट को केवल पैन और आधार डिटेल्स के साथ ग्राहकों को गो सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान कर रहा है। अबाउट RBL बैंक लिमिटेड। तो RBL बैंक से लिमिटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। RBL का फुल फॉर्म है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1943 में। RBL का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। RBL के MD और CEO अभी R सुब्रमण्य कुमार है। RBL की टैगलाइन है अपनों का बैंक। RBL बैंक की टैगलाइन है अपनों का बैंक। आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में प्ले स्टोर से अवैध डिजिटल लैंडिंग एप्स को हटाने के लिए फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट फेस के साथ किसने साझेदारी की है? तो भारत में प्ले स्टोर से अवैध डिजिटल लैंडिंग एप्स को हटाने के लिए फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट फेस के साथ गूगल ने साझेदारी की है। ऑप्शन ए गूगल इज द आंसर। क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। गूगल विथ फेस कोलैबोरेशन अगेंस्ट इलीगल लोन एप्स। तो एंड्रॉइड ऐप में जो प्ले स्टोर होता है जहां से अपन एप्स को डाउनलोड करते हैं, वहां से इलीगल लोन एप्स को हटाने के लिए गूगल ने फेस के साथ साझेदारी की है। फेस का फुल फॉर्म होता है फिनटेक एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर एम्पावरमेंट। गूगल पार्टनर विद फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट टू रिमूव इलीगल डिजिटल लैंडिंग एप्स फ्रॉम द प्ले स्टोर इन इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंड्रॉइड एप्स में जो प्ले स्टोर होता है वहां से इलीगल लोन एप्स को हटाने के लिए गूगल ने फेस के साथ फिनटेक एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर एम्पावरमेंट के साथ साझेदारी की है। अनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग 9th एनुअल गूगल फॉर इंडिया इवेंट इन न्यू दिल्ली। तो हाल ही में जो न्यू दिल्ली में 9वां एनुअल गूगल मीटिंग हुई है, वहां पे अनाउंसमेंट हुआ है कि गूगल ने फेस के साथ कोलैबोरेशन किया है प्ले स्टोर से इलीगल लोन एप्स को हटाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मध्य प्रदेश में सड़कों के उन्नयन के लिए APD द्वारा स्वीकृत ऋण राशि कितनी है? तो मध्य प्रदेश में सड़कों के उन्नयन के लिए APD द्वारा स्वीकृत ऋण राशि जो है वो 175 मिलियन US डॉलर्स की है। ऑप्शन बी 175 बिलियन US डॉलर्स इज द आंसर। क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। APD लोन फॉर रोड अपग्रेड इन मध्य प्रदेश। तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक APD ने मध्य प्रदेश को लोन प्रोवाइड किया है कि मध्य प्रदेश की सड़कों को और अपग्रेड करने के लिए। APD अप्रूव्ड $175 मिलियन लोन फॉर रोड अपग्रेड इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सड़कों को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए APD ने $175 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है मध्य प्रदेश सरकार को। प्रोजेक्ट एम टू इनहेंस कनेक्टिविटी एंड रेसिलियंस ऑफ मध्य प्रदेश नेटवर्क। और इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश की रोड्स को और ज्यादा इंप्रूव करना और मध्य प्रदेश की सड़कों के बीच में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाना।
लोन प्रोवाइडेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एबीडी द्वारा ये लोन प्रोवाइड किया गया है। ऑब्जेक्टिव अपग्रेड अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स टू स्टैंडर्ड 2 लेन फीचर्स। तो इस लोन को प्रोवाइड करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश में लगभग 500 किलोमीटर की रोड को अपग्रेड करना और उन्हें 2 लेन रोड। अमेरिका में अनिवासी भारतीयों एनआरआई के लिए फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए इंडसइंड बैंक ने किसके साथ सहयोग किया है? तो अमेरिका में अनिवासी भारतीयों के लिए फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए इंडसइंड बैंक ने वाई अमेरिकाज कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग किया है। अब यहाँ पे फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म क्या है? तो फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म जो है वो जो भारतीय भारत को छोड़ के अमेरिका या सिंगापुर जैसे देशों में रहने गए हैं, वे अगर वहां से पैसे या पैसों को ट्रांसफर करना चाहे इंडिया में, तो वो फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म जो है वो उन्हें दूसरे देश से भारत में पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। तो अमेरिका में अनिवासी भारतीयों के लिए जो एनआरआईज है अमेरिका के, उन्हें फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म के लिए जो फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए इंडसइंड बैंक ने बाई अमेरिकन कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग किया है। क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक कोलैबोरेशन विद वाई अमेरिकाज फॉर फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म। तो इंडसइंड बैंक ने वाई अमेरिकाज के साथ फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए कोलैबोरेशन किया है। इंडसइंड बैंक पार्टनर्ड विद वाई अमेरिकाज कॉर्पोरेशन टू एनहांस द फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडसइंड बैंक ने फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए वाई अमेरिकाज कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग किया है, कोलैबोरेट किया है। द सर्विस विल बी अवेलेबल ऑन द इंडस फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म। और ये जो सर्विस है फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म जो इंडस बैंक प्रोवाइड कर रहा है, वो इंडस फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म पर, जो कि एक पोर्टल है, वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। द कोलैबोरेशन एम टू ऑफर डिजिटल इनवर्ड रेमिटेंस सर्विस टू नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द यूएस। और इस कोलैबोरेशन का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि जो भी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो भी भारत के निवासी हैं और जो बाहर जाके रह रहे हैं, उन्हें बिना किसी झंझट के बाहरी देशों से भारत में पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करना। अबाउट इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक के बारे में कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। एस्टेब्लिश इन 1994, तो 1994 में इंडसइंड बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर लोकेटेड इन पुणे, इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर पुणे में है। इंडसइंड बैंक के सीईओ और एमडी हैं सुमंत कातपालिया इंडसइंड बैंक के सीईओ एंड एमडी हैं। टैगलाइन है इंडसइंड बैंक की, वी मेक यू फील रिचर। अब आगे बढ़ते हैं समिट एंड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें चौथी औद्योगिकी क्रांति कार्यक्रम के लिए दुनिया का पहला जेंडर बैलेंस फ्रेमवर्क कहाँ आयोजित किया गया था? तो चौथी औद्योगिकी क्रांति कार्यक्रम के लिए दुनिया का पहला जेंडर बैलेंस फ्रेमवर्क जो है वो दुबई में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी, दुबई इज द आंसर। अब जेंडर बैलेंस फ्रेमवर्क यहाँ पर क्या है? तो जेंडर बैलेंस फ्रेमवर्क में ये देखा जाता है कि कब पुरुषों और महिलाओं को दोनों को समान रूप से किसी भी हर सेक्टर में सुविधाएं प्रदान की जा रही है, हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे औद्योगिकी क्रांति के लिए जेंडर बैलेंस फ्रेमवर्क निकाला गया था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखा गया था कि महिलाओं और पुरुषों को इंडस्ट्रीज के सेक्टर में समान रूप से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही है। क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट जेंडर बैलेंस फ्रेमवर्क फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो चौथे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए जेंडर बैलेंस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। फर्स्ट एवर जेंडर बैलेंस फ्रेमवर्क फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो चौथे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए जो पहला जेंडर बैलेंस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है वो दुबई में तैयार किया गया है। होस्टेड बाय यूएई जेंडर बैलेंस काउंसिल एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसकी मेजबानी जो है वो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जेंडर बैलेंस काउंसिल ने और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए प्रगति बैठक के 43वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? तो केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए प्रगति बैठक के 43वें संस्करण की अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की। ऑप्शन डी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द आंसर। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। पीएम मोदी चेयर्स 43rd प्रगति मीटिंग। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 43वीं प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता की है। प्रगति इन्वॉल्व सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। और इस प्रगति मीटिंग में
राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार दोनों ही शामिल थी। चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। 8 की प्रोजेक्ट्स डिस्कस्ड विद कमलेटिव कॉस्ट ऑफ 31,000 करोड़। तो इसमें 8 नए प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया है इस 43rd प्रगति मीटिंग में, और जिसका बजट था 31,000 करोड़। सभी प्रोजेक्ट्स को मिला के 31,000 करोड़ का बजट था। 348 प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 17.36 लाख करोड़ रिव्यूड अप टू 43rd एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग। तो अभी तक जो 43 प्रगति मीटिंग्स हो चुकी हैं उसमें 348 प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया गया है, और जिनका अगर टोटल बजट निकाला जाए तो वो 17.36 लाख करोड़ रुपीस का होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कौन करेगा? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द आंसर। क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। इंडियन मोबाइल कांग्रेस इवेंट, इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है वो एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल फोरम है। एडिशन 7, और अब 7th इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है वो उसका संस्मरण होने वाला है 7th इंडियन मोबाइल कांग्रेस का। वेन्यू भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। तो प्रगति मैदान भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे, इसका इनॉग्रेशन करेंगे। थीम ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, और ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन जो है वो इस बार 7th एडिशन जो होगा इंडियन मोबाइल कांग्रेस की उसका थीम रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। हाल ही में कौन सा देश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन से सफलतापूर्वक फायर करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, जो हाइपरसोनिक गति से प्रोजेक्टाइल लॉन्च करने के लिए चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करने वाला हथियार है? तो हाल ही में जापान देश जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक फायर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जो हाइपरसोनिक गति से प्रोजेक्टाइल लॉन्च करने के लिए चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करने वाला हथियार है। ऑप्शन बी, जापान इज द आंसर। क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं जिसमें इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। जापान अचीव्स हिस्टोरिक फीट। जापान अचीव हिस्टोरिक फीट, फर्स्ट कंट्री टू फायर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। तो जापान जो है वो दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन फायर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। टेस्ट कंडक्टेड एट जापानीज मिनिस्ट्री एट डिफेंस यासीरो टेस्ट रेंज। तो यासीरो टेस्ट रेंज में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का टेस्ट कंडक्ट किया गया था। रेलगन यूजेस मैग्नेटिक फील्ड फॉर हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल लॉन्च। तो हाइपरसोनिक स्पीड से प्रोजेक्टाइल लॉन्च करने के लिए ये जो रेलगन है वो मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करती है। अबाउट जापान, जापान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानीज येन, जापान के प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। जापान के प्राइम मिनिस्टर अभी फूमियो किशिदा है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा अनावरण किए गए स्वदेश निर्मित रॉकेट का नाम क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा अनावरण किए गए स्वदेश निर्मित रॉकेट का नाम है विक्रम-1। ऑप्शन डी, विक्रम-1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, गगनयान मिशन के प्रथम उड़ान परीक्षण यान का नाम क्या है? तो गगनयान मिशन के प्रथम उड़ान परीक्षण यान का नाम है एबॉट मिशन TVD-1। ऑप्शन डी, एबॉट मिशन TVD-1 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है फेयर एंड फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन से पहले अब आगे। मिजोरम में मनाए जाने वाले 2 दिवसीय त्योहार का क्या अवसर है जो मिजो लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को प्रदर्शित करता है? तो मिजोरम में मनाए जाने वाले 2 दिवसीय त्योहार का नाम है एंथुरियम फेस्टिवल। ऑप्शन है एंथुरियम फेस्टिवल इज द आंसर। और ये जो एंथुरियम फेस्टिवल है वो मिजो लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। मिजोरम एंथुरियम फेस्टिवल 2 days सेलिब्रेटेड इन रीक मामिट डिस्ट्रिक्ट। तो मिजोरम एंथुरियम फेस्टिवल जो है वो मामिट डिस्ट्रिक्ट में रीक में सेलिब्रेट किया जा रहा है। 2 दिवसीय त्योहार है और ये ऑर्गेनाइज बाय मिजोरम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। तो मिजोरम के टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा ये 2 दिवसीय त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। शोकेसेस मिजो कल्चर एंड हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। ये
मिजो लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक संस्कृति को और जो उनका ट्रेडिशन है उसको दर्शाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे अब राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन डी, गुरुग्राम हरियाणा इज द आंसर। क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। नेशनल लेवल सरस आजीविका मेला, तो राष्ट्रीय स्तर का जो सरस आजीविका मेला 2023 है वो गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। ड्यूरेशन 17 डेज, 17 दिनों के लिए मेला लगाया जाएगा। वेन्यू लीसोर वैली ग्राउंड गुरुग्राम, तो हरियाणा के गुरुग्राम में लीसोर वैली में इसका आयोजन किया जाएगा। डेट अंटिल द 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो मतलब 11 नवंबर तक ये नेशनल लेवल सरस आजीविका मेला जो है वहां पर लगा रहेगा गुरुग्राम की लीसोर वैली ग्राउंड पर। पार्टिसिपेशन 1800 वुमेन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप अक्रॉस 28 स्टेट्स, तो भारत के 28 राज्यों से 800 महिलाएं इस नेशनल लेवल सरस आजीविका मेला में अपनी भागीदारी देंगी, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से बिलोंग करती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए लोगों का ग्रुप बनाया जाता है जिसमें लगभग 20 लोग होते हैं, उसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। तो उनमें ही शामिल महिलाओं में से 800 महिलाएं जो हैं वो इस नेशनल लेवल सरस आजीविका मेला में पार्टिसिपेट कर रही हैं। प्रोडक्ट्स डिस्प्लेस हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, नेचुरल फूड आइटम्स फ्रॉम द रूरल एरियाज, तो ग्रामीण एरियाज से हाथों से बनाए गए हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और नेचुरल फूड आइटम जो हैं वो यहाँ पर दर्शाए जाएंगे या तो प्रदर्शित किए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन जो है वो न्यू दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में बन्नी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो हाल ही में बन्नी उत्सव जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया गया है। ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश इज द आंसर। क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। बन्नी उत्सव इन आंध्र प्रदेश रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, तो हाल ही में बन्नी उत्सव जो है वो आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में मनाया गया है। ऑर्गेनाइज इन माला मालेश्वर स्वामी टेम्पल, तो माला मालेश्वर स्वामी टेम्पल जो कि कर्नूल जिले के देवरगत्तू गांव में है, वहां पर बन्नू उत्सव जो है वो मनाया गया है। टेक्स प्लेस द ईव ऑफ दशहरा इन देवरगत्तू विलेज, तो देवरगत्तू विलेज में दशहरा की शाम के बाद बन्नी उत्सव त्योहार जो है वो माला मालेश्वर टेम्पल में मनाया, माला मालेश्वर स्वामी टेम्पल में मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव जो है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा फेस्टिवल रिसेंटली स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश, तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा त्योहार जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। सेलिब्रेटेड इन द कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट, तो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू वैली में त्योहार मनाया जाता है कुल्लू दशहरा फेस्टिवल। कमेंसेस व्हेन दशहरा एंड्स इन द रेस्ट ऑफ कंट्री, तो पूरे देश में जब दशहरा खत्म हो जाता है तब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वैली में ये कुल्लू दशहरा फेस्टिवल शुरू होता है। ऑनर्स लॉर्ड रघुनाथ, तो इसमें भगवान राम की ही पूजा की जाती है इस कुल्लू दशहरा फेस्टिवल में। एंड इंटरनेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर अ वीक, तो एक हफ्ते के लिए ये कुल्लू दशहरा फेस्टिवल दशहरा के खत्म होने के बाद एक हफ्ते तक के लिए कुल्लू दशहरा फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। तो आज के करंट अफेयर जो भी मतलब वेडनेसडे के लिए जो भी गिवन टॉपिक्स थे उन सभी से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे ये। मिलते हैं अगले वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।